क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? तो ये है नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। दूसरे प्रशासनिक आयोग ने कौन से प्रतिवेदन ने दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। द्वितीय प्रशासनिक आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन की संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने के लिए विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने के लिए निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? नंबर 1, अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद। नंबर 2, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद। वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद। एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, उपरोक्त सभी। एकल नागरिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतीक है, इसमें थोड़ा सा जान लो, इसको एक बार में बताएंगे। संसद का अधिकार, संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्य की अनुमति के कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। इस आयोग के 2 सदस्य, एक थे के.एम. पणिकर और एच.एन. कुंजरू, 2 अन्य सदस्य। अध्यक्ष थे फजल अली और के.एम. पणिकर और एच.एन. कुंजरू, ये जो है 2 सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि फजल अली की अध्यक्षता में गठित हुआ था 1953 में। इसी आयोग की कुछ अनुशंसा को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। भारतीय संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। संसद जो है संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग नियुक्ति की। 1948 में सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्य पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। किसने? एस.के. धर आयोग ने। ठीक है। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. धर कमीशन की अनुशंसा का अध्ययन करने हेतु जे.वी.पी. समिति का गठन किया गया। अच्छा, जो एस.के. धर आयोग गठित हुआ उसके बाद जो है कांग्रेस ने जो है जे.वी.पी. समिति का गठन किया एस.के. धर आयोग की अनुशंसाओं को जानने के लिए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत
अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया। कह रहे हैं अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। इस बात को जो है जेवीपी समिति ने अस्वीकार किया कि जो है राज्यों का जो पुनर्गठन हो भाषाई आधार पे हो, इस बात को अस्वीकार किया। हालांकि पोट्टी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर 1953 में अक्टूबर 1953 ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। तो अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे नए राज्यों का गठन। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात का गठन हुआ है 1 मई 1960 को। ध्यान रखना, गुजरात का गठन हुआ 1960 में, 1 मई 1960 गुजरात। और 1953 में आंध्र प्रदेश। नागालैंड का हुआ है 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड गठित हुआ है 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा नया राज्य बना है 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर को 1966 में हरियाणा नया राज्य बन गया है। 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश नया राज्य बना है, 25 जनवरी 1971 को। मेघालय 21 जनवरी 1972। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा एक के साथ बने हैं 21 जनवरी 1972 को। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 3 राज्यों का गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम नया राज्य बना है 16 मई 1975 को। सिक्किम नया राज्य बना है 16 मई 1975 को। मिजोरम 20 फरवरी 1987। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों राज्य जो है 20 फरवरी 1987 को बने। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ है 20 फरवरी 1987 को। गोवा नया राज्य बना है। अच्छा, गोवा भी 87 में ही बना है, लेकिन ये 30 मई को बना है। गोवा 30 मई 1987 और मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। छत्तीसगढ़ नया राज्य बना है 1 नवंबर 2000 में। छत्तीसगढ़ सबसे पहले छत्तीसगढ़ बनाया गया है। फिर उत्तराखंड बना है 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। तेलंगाना बना है 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। संसद जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्य को बनाने का अधिकार मिला है संसद को, संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अच्छा, अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 में है। 2 में क्या है? संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्राविधान है। अच्छा, संघ में नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना का प्राविधान 2 में है। और नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्रों, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन का अधिकार जो है संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है। तो नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे, ध्यान रखना, नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? निहित है संसद में। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है?
तो राज्यों के सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है संसद को। संसद को एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निहित है। शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। अच्छा क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। भारत है राज्यों का संघ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। भारत है राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ये गलत है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ये जो है भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है कि यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। क्या नहीं सही है? इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ये गलत है। नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ये गलत है, क्योंकि इसमें बताया गया नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? कह रहे हैं एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो नया राज्य बनाने के लिए नया राज्य जो है साधारण बहुमत से बनाया जा सकता है। नए राज्य का निर्माण साधारण बहुमत से किया जाता है। इसको ध्यान रखना। एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। नेक्स्ट है, भारत में एक नया राज्य सर्जित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत से। क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सर्जित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत से। संसद में साधारण बहुमत से। नेक्स्ट, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन है भारत संघ नहीं है। कथन है भारत संघ नहीं है, तो कथन गलत हो गया। भारत संघ है, कथन गलत हो गया। इसमें कहा भारत संघ नहीं है, तो कथन गलत हो गया, क्योंकि भारत संघ है। कारण क्या है? किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो ये कारण सही है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो इसमें बी मतलब कारण इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
कौन एक राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? पैरा निम्नलिखित में से कौन एक राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो संवैधानिक उपबंध नहीं है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। क्वेश्चन है कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो उपबंध नहीं है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ये जो है संविधान में उपबंध नहीं है। कह रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। कुछ इस कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही हैं। तो इसमें तीनों कथन सही हैं। अब हम इनको पढ़ेंगे, इनको आप लोग समझिए। पहला कथन है, कुछ कथन पहला है जो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। कथन पहला कथन सही हो गया। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, पहला सही हो गया। दूसरा, एस्केधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। एस्केधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, यह भी सही है। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, ये भी सही है। जेवीपी समिति जो गठित हुई थी कांग्रेस की, राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार प्राप्त है संसद को। किसी राज्य को मिलाने का अधिकार प्राप्त है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है? प्रथम अनुसूची। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है। यदि भारतीय संघ में नया राज्य का सृजन किया जाना है तो पहली अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है। ध्यान रखना, अगर नया राज्य शामिल किया जा रहा है, नया राज्य का सृजन हो रहा है भारतीय संघ में, तो पहली अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है। नेक्स्ट, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटों के स्थान आरक्षित हैं? तो 20 सीटों के। लोकसभा में जो यूटीज के लिए जो है 20 सीटें आरक्षित हैं, इसको ध्यान रखना, इसको समझ लो थोड़ा सा। 20 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में यूटीज के लिए। संविधान के अनुच्छेद 81 व 31वें संशोधन 1973 तथा गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा लोकसभा में अधिकतम 530 राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य यूटीज से निर्वाचित हो सकते हैं। यानी अधिकतम जो है 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य यूटीज से निर्वाचित हो सकते हैं। अनुच्छेद 331 के अधीन राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व न होने पर 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। वैसे तो 530 प्लस 20 550 होने चाहिए, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन आ जाएंगे तो 552 सदस्य टोटल होंगे लोकसभा में। लोकसभा में कितने सदस्य होंगे? 552 सदस्य हो सकते हैं। 530 प्लस 20 प्लस 2। अच्छा, आगे क्या बता रहे हैं? इस प्रकार लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या हो सकती है 552। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों की संख्या, अच्छा ये बताया है टोटल जो है वर्तमान में, जो अगर बात करें तो वर्तमान में जो है टोटल केंद्र शासित प्रदेशों के पास जो यूटीज के पास जो लोकसभा की सीटें हैं तो टोटल 13 सीटें हैं। अगर 530 उधर है तो 13 हैं इधर यूटीज में,
राज्यों से 530 आ रहे हैं और 13 यूटीज से आ रहे हैं वर्तमान में। वैसे 20 हो सकते हैं लेकिन अभी 13 ही सीटें हैं वर्तमान में, जिसमें से 7 सीटें दिल्ली में है लोकसभा की, अंडमान में है 1 सीट, चंडीगढ़ में 1 सीट, दादरा नागर हवेली 1 सीट और दमन दीव में 1 सीट है, लक्षद्वीप में 1 है, पुदुचेरी में 1 है। जबकि राज्यसभा में यह संख्या 4, दिल्ली में 3 और पुदुचेरी में 1 है। अच्छा, यूटीज का जो प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है वो टोटल 4 है, दिल्ली से 3 और 1 पुदुचेरी से। राज्यसभा की सीटें हैं 4 और वर्तमान में, और वैसे जो है 13 सीटें हैं वर्तमान में जो कि यूटीज से वर्तमान में चयनित हो रहे हैं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो 14 राज्य 6 संघ राज्य बनाए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए। 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य बनने के बाद भारत में राज्यों की संख्या हो गई है 29। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या हो गई है 29। कह रहा है भारत में अब कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 9 हैं। अब इस 7 दिया है, अब 9 हो गए हैं। भारत में संघ शासित यानी यूटीज है 9। नेक्स्ट है, कह रहा है संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो गोवा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, इसमें ध्यान देना। गोवा संघ राज्य क्षेत्र नहीं, जबकि पुदुचेरी, दमन दीव, अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्र हैं, लेकिन गोवा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है? वो है आंध्र प्रदेश। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? 69वें, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला है 69वें संविधान संशोधन द्वारा। 69वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है 240(1) गा पुदुचेरी, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। इसको जरा हम लोग जानेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, जैसे अंडमान के लिए राष्ट्रपति जो नियम बनाएगा 240(1) में अंडमान के लिए, 240(1) में लक्षद्वीप के लिए, 240(1) में दादर नागर की हवेली के लिए और 240(1) में दमन दीव, 240(1) पुदुचेरी। तो इसको याद रखना। अंडमान लक्षद्वीप का से शुरू करेंगे। का में है अंडमान, खा में है लक्षद्वीप, गा में दादरा नागर हवेली, घा में दमन दीव, अंगा में पुदुचेरी। और इसमें जो है गा में दिया है पुदुचेरी गलत है, पुदुचेरी अंगा में है ना। गा में दादरा नागर हवेली, गा में दादर नागर की हवेली, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कौन सा एक गलत है? कौन सा युग्म गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन देखेंगे, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सही है, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है।
दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। डी नंबर है, दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, यानी 1954 तक फ्रांस के अधीन था दादर नागर की हवेली। ये कथन गलत है, ये कथन गलत है, क्योंकि ये पुर्तगालियों के अधीन था, फ्रांसीसियों के अधीन नहीं था। दादर नागर की हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन था, ना कि फ्रांसीसी। तो इसमें डी कथन गलत है। 1954 तक दादर नागर की हवेली पुर्तगाली शासन के अधीन था, पुर्तगाली शासन के अधीन था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वें के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिए हैं और नया राज्य बनाया है 35वें के तहत 1974 में, और 75 में जो है 36वें संविधान संशोधन के तहत 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। नेक्स्ट, किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो हमने भी बताया था 35वें के तहत संघ राज्य बनाया गया था और 36वें राज्य, इसमें 36वां सही है, 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? तो इसमें इनमें से कोई नहीं। बिहार, इसका क्वेश्चन को समझिए। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद को है, अतः बिहार को काटकर वनांचल राज्य बनाने का बनना संसद के प्रावधानों से ही संभव है। और इसमें दिया है राज्य बनाना, कह रहे हैं बिहार को काट कर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। तो ये जो है राज्य द्वारा संभव नहीं है, इसको चाहे तो केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है 1953 में और राजस्थान का 1956 में। राजस्थान नया राज्य बनाया गया है, राजस्थान का गठन हुआ है 1956 और आंध्र प्रदेश का 1953। महाराष्ट्र नया राज्य बना है 1960 में। अच्छा, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों 1960 में दोनों का गठन हुआ है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को नया राज्य बना है, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को नया राज्य बना है, हरियाणा 1966 में। और हिमाचल प्रदेश 1971 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में। सिक्किम 1972 में नया राज्य बना है। तो सिक्किम के साथ सिक्किम, त्रिपुरा और मणिपुर, ये तीनों 1972 में नए राज्य के रूप में गठित हुए थे। सिक्किम बता रहे, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर 1972 में ही इनका गठन हुआ है। सिक्किम 1975 में 16 मई को सिक्किम नया राज्य बना है। सिक्किम राज्य का गठन हुआ है 16 मई 1975 को। अरुणाचल प्रदेश 1987 में ही गोवा का भी गठन हुआ है और अरुणाचल प्रदेश का भी गठन 1987 में हुआ है। छत्तीसगढ़ नया राज्य बना है 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ नया राज्य बना है 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को राज्य बना है। उत्तराखंड नया राज्य बना है 9 नवंबर 2000 को। झारखंड नया राज्य बना है 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है। अच्छा, तो ये सही कालानुक्रम देख लो। सबसे पहले
संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला है नागालैंड को, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश 1987 में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। नागालैंड 1963, हरियाणा 66, सिक्किम 75, अरुणाचल प्रदेश 87। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया है 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया है 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई है वर्ष 2000 में। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई है वर्ष 2000 में। कह रहा है निम्न राज्यों का सर्जन वर्ष 1960 के बाद हुआ, इन्हें उनके गठन के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये सी इसमें सही है। नागालैंड बना है 1963 में और हरियाणा 1966 में गठन हुआ है। नागालैंड का 63 में, फिर 66 में हरियाणा का, और मेघालय का हुआ है 1972 में और सिक्किम का 1975 में। तो नागालैंड सबसे पहले, फिर हरियाणा, मेघालय, सिक्किम। नागालैंड 1963, 66 में हरियाणा और मेघालय 1972 में और सिक्किम 1975 में नया राज्य बना है। फिर आगे यही बात है, कह रहे हैं भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। आंध्र प्रदेश बना 1953 में, हरियाणा 66 में, बना है। आंध्र प्रदेश 1953 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में और सिक्किम बना है 1975 में। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, सिक्किम। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, सिक्किम। नेक्स्ट, कह रहा निम्न राज्यों का निर्माण सही आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड 63, मेघालय 72, सिक्किम 75, अरुणाचल प्रदेश 1987 में गठित हुआ राज्य है। 1987 में इसका गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कथन सही है। कारण, इसने बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो कारण भी सही है। कथन कारण दोनों सही है। भारत के संविधान में संघीय प्रणाली का प्रावधान है, कथन सही है। कारण, उसने बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी सही है। कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है। कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो कथन सही है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कथन सही है। कारण, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, कारण गलत है। कथन सही है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कथन सही है। कारण गलत है, भारत एक संघीय राज्य नहीं, गलत है। भारत एक संघीय राज्य है, तो कारण गलत हो गया। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये सही है। कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। अच्छा, संघीय लक्षण है कौन से? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी संघीय लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी संघीय लक्षण है। लेकिन इकहरी नागरिकता जो है ये एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। इकहरी नागरिकता एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। एकात्मक के लक्षण जान लो। इकहरी नागरिकता, राज्यपालों का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होना, ये इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता और राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि, ये जो है एकात्मक लक्षणों को दर्शाते हैं। एकात्मक लक्षणों को दर्शाते हैं, ध्यान रखना। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक
तत्व हैं? भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ये जो है एकात्मक तत्व हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। नेक्स्ट, इसमें जो है कह रहे हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में सही है। संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में सही है, तो इसमें 1 और 2 सही है। भारत में संघीय व्यवस्था के संबंध में 1 और 2 सही है। क्या सही है? नंबर 1, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, सही है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, 1 और 2 सही है। संविधान मूल शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, ये सही है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन है भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। कथन सही है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, कारण भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। AR दोनों सही है। RA का सही स्पष्टीकरण है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, सही। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, कारण भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। AR दोनों सही। RA का सही स्पष्टीकरण है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट, कथन है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। कथन है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, कारण लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, कारण लोग खराब शासन के लिए राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो कथन कारण दोनों सही हैं। कथन कारण का सही व्याख्या है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, कारण लोग खराब शासन के लिए राजनीतिक दलों को कोसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन है भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था, कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो कथन कारण इसमें दोनों सही हैं। कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, कथन है महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कथन है महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कथन है महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, कारण भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का
वाहक बनकर उभरा है। तो इसमें दोनों ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन सही है। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। तो कारण गलत है, आर गलत है, ए सही है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, सही है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक, कारण गलत है, कारण गलत है, कथन सही है। नेक्स्ट, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी व्हीयर ने कहा है। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी व्हीयर ने। केसी व्हीयर ने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से किसका कथन है? भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका है? किसका है ये? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये बात कही केसी व्हीयर ने। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये बात कही है केसी व्हीयर ने। और केसी व्हीयर ने ही कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य। यही बात केसी व्हीयर ने यह भी कही है कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य। ये बात केसी व्हीयर ने कही है। और केसी व्हीयर ने यह भी कहा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये बात कही केसी व्हीयर ने। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ये बात कही है बी आर अम्बेडकर ने। किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ये कथन है बी आर अम्बेडकर का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। ये बात कही थी बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर ने कहा है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये बात कही थी बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? हर्बर्ट साइमन ने। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? हर्बर्ट साइमन ने। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? हर्बर्ट साइमन ने। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? हर्बर्ट साइमन ने। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को
निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। क्वेश्चन हमारा था कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो प्रतिबिंबित करता कौन है? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ये है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। क्वेश्चन हमारा था कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हेनरी फेयोल। क्वेश्चन है, कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हेनरी फेयोल। कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हेनरी फेयोल। कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। ये बात कही है बी डॉन हम द्वारा। ये बात किसने कही है? बी डॉन हम ने कही है। बी डॉन हम साहब ने क्या कहा है? इनका नाम है बी डॉन हम। इन्होंने कहा है यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। ये बात कहा है बी डॉन हम ने। बी डॉन हम ने। बी डॉन हम ने अपनी पुस्तक द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1936 में कहा है कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है? राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार है। ये गलत है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में ये कथन गलत है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार है, गलत है। नेक्स्ट, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। नेक्स्ट, किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो विधि के शासन के प्रमुख लक्षण हैं, नंबर 1 शक्तियों का परिसीमन। शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता। शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की
जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। नेक्स्ट, समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ है यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। विशेषाधिकारों का अभाव है। भारत और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? तो समान है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो। भारत और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में समान है। भारत और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने सुशासन की बाधाओं की पहचान की? नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। नेक्स्ट, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, किस वर्ष जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है और 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को जनगण मन के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को जनगण मन के रूप में स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है 52 सेकेंड। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, राष्ट्रगान को स्वीकार किए हैं 24 जनवरी, राष्ट्रगान को स्वीकार किए हैं जनगण मन को, राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को स्वीकार किए 24 जनवरी को, राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को स्वीकार किए 24 जनवरी 1950 को, और राजकीय चिन्ह जो हमारा स्वीकार किया गया है ये 26 जनवरी 1950 को। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ वाराणसी में स्थित अशोक के स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। अच्छा, राष्ट्रगान स्वीकार किए हैं 24 जनवरी 1950 को, राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को, राजकीय चिन्ह स्वीकार किए 26 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किए हैं। राष्ट्रध्वज को स्वीकार किए हैं 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को, इसको ध्यान रखना। राष्ट्रध्वज के बीच में 24 तीलियां हैं। राष्ट्रध्वज की चौड़ाई जो होती है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो है ये 2:3 है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रध्वज यानी हमारा झंडा, इसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया है। इसमें राष्ट्रध्वज में चक्र में 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। 2:3 होता है। नेक्स्ट,
कह रहा कथनों पर विचार कीजिए, इसमें केवल एक कथन सही है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेसस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओक्रिस्टेसस। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। राष्ट्रीय पक्षी है भारत का मोर। राष्ट्रीय पक्षी है भारत का मोर। भारतीय राष्ट्रध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रध्वज में चक्र न्याय का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रध्वज में चक्र प्रतीक है काहे का? न्याय का। चक्र प्रतीक है न्याय का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अरों की कुल संख्या कितनी है? तो अरों की संख्या है 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अरों की संख्या है 24।